वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हमें लंग्स के थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवॉर्म जो है उनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें अक्सर ट्रैकिया के थ्रू होता है। और इस तरह से ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे अमीबा हो गया, ठीक है ना, अमीबा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि वो एक ही सेल से बने होते हैं उनका एक ही सेल जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और दूसरा, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज़ एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, तो क्या होगा जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो गया होगा या दूसरे गैशियस वेस्ट ज़्यादा हो गए होंगे तो वो बाहर की तरफ आराम से मूव कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का डायरेक्ट अंदर आना और इन गैसेस का वेस्ट का बाहर निकलना बिल्कुल आसान होता है। एनवायरनमेंट के बीच में सिर्फ एक बाउंड्री है और वो बाउंड्री जो है ये मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो इनमें मूवमेंट जो है बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें, जैसे मैंने आपको बताया, इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कॉकरोच ट्रैकिया के थ्रू होता है उसमें। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हमें लंग्स के थ्रू होता है। जैसे मैंने जैसा आपको बताया अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू जो है वो सारा फिनोमेना। फिश का तो आपको पता ही है, उनमें गिल्स के थ्रू होता है, दोनों तरफ बॉडी के दोनों तरफ गिल्स होते हैं। ओके, उन गिल से ये फिनोमेना उनके केस में होता है। तो खैर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन, वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होगा हम वो जो है वो अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यू मस्ट बी नोइंग दिस, लाइक एनिमल्स प्लांट्स टू नीड एनर्जी, है ना। चाहे अब ये हो सकता है कि हम ये सोच सकते हैं कि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी मूवमेंट होती है। आप नोटिस कीजिए, प्लांट्स जो हैं उनमें मूवमेंट ज़रूर होती है, लेकिन वो मूवमेंट इस तरह की नहीं होती, क्योंकि वो अपने रूट्स से अपने सॉइल के साथ फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एनर्जी उनको चाहिए होती है। हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है शायद, और उनको कम चाहिए होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी नहीं चाहिए होगी। ओके, तो सिंस एनर्जी चाहिए होती है तो प्लांट्स टू गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्लांट्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, हम ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी ये फिनोमेना होता है। वैसे प्लांट्स के लिए हम ये जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्लांट्स के केस में भी दिन के स्पेसिफिक टाइम में ऐसा होता है कि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से उनको ऑक्सीजन मिलता है। ओके, प्लांट्स हैव ए ब्रांचिंग शेप, यू नो। ओके, और इसलिए उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, लेकिन जब आप वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो कम होता है और सरफेस एरिया उनका ज़्यादा है। प्लांट्स हैव ए ब्रांचिंग शेप, सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। सो डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। इसीलिए क्या होता है, डिफ्यूजन से ही उनका सारा काम खत्म हो जाता है। डिफ्यूजन अलोन कैन, so in this case diffusion alone can supply all cells with as much oxygen as
रिक्वायर्ड, जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए उनको मिल जाती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं, डिफ्यूजन इनमें रूट से होती है, स्टेम से होती है। डिफ्यूजन कैसे होती है इनमें? डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं अपनी सेम बात कि अक्सर हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि प्लांट्स जो हैं अक्सर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये दिन का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उतनी तेज़ नहीं होती है, तब ये फिनोमेना जो है वो ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। रूट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, ये एक समझने वाली बात है। आपको पता है एयर अकर्स, अब रूट्स की मैं क्यों स्पेसिफिकली रूट्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि रूट्स तो ज़मीन के अंदर हैं। अब ज़मीन के अंदर होने के कारण वो किस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो कर पाएंगे। तो सिंस मैं आपको बताऊं, अभी मैं बता रहा हूँ रेस्पिरेशन इन रूट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होगी। एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस। एयर जो है, हवा जो है वो सॉइल इंटरस्पेसेस में होती है ना, मतलब सॉइल जो है वो लूज सॉइल जो है उसके बीच में स्पेस होती है, और वही स्पेस जो है उससे हवा जो है एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन जो है वहाँ एंटर करती है, ओके, सॉइल में एंटर करती है। और रूट में जो हेयर होते हैं, रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, ठीक है ना। तो जो रूट हेयर है आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। तो द इंटरस्पेसेस ऑन सॉइल, उसमें क्या होता है, एयर जो है वो पेनिट्रेट करती है, और एयर जब पेनिट्रेट करती है सॉइल में पेनिट्रेट करती है, और अंदर होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, उस एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं और जब वो रिलीज़ करते हैं तभी आप वो सॉइल में ही रिलीज़ करते होंगे और सॉइल से वो बाहर की तरफ निकल जाता होगा। ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल एयर डिफ्यूजेस थ्रू रूट हेयर एंड रीचेज ऑल इंटरनल सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है जी। और अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रूट सेल्स डिफ्यूजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन, आपको पता होगा वाटर लॉगिंग क्या होती है। वाटर लॉगिंग एक वो कंडीशन है, पानी की ज़रूरत तो होती है प्लांट्स को, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए आप बोला जाता है कि ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। ऐसा क्या होता है वाटर लॉग्ड कंडीशंस में? वाटर लॉग्ड कंडीशंस में सॉइल एयर बिकम्स डिफिशिएंट, हवा जो है वो कम हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप अब ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखिए वो किस तरह से है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी सॉइल को दे देते हैं या सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अर्थवर्म जो है ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। वो ज़मीन से क्यों बाहर आ जाते हैं? क्योंकि उनको ब्रीथ करना होता है, और वो ब्रीथ कैसे करते हैं? वो स्किन से ब्रीथ करते हैं। तो जब सॉइल में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो उनके लिए वो ब्रीदिंग का फिनोमेना जो है मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उनकी जो स्किन है वो डिफ्यूजन के थ्रू उसमें वो प्रोसेस जो है चल पड़ता है। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है, जो सॉइल होती है वो एयर डेफिशिएंट हो जाती है, और एयर डेफिशिएंट होने के कारण क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है रूट की, द डिक्लाइन, द स्लो डाउन एंड द प्लांट में विदर। और क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग के कारण प्लांट जो है इट में विदर, अक्सर उसकी डेथ हो जाती है प्लांट की। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो एयर उसको चाहिए थी, जो वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता था, अब वो रूट्स के थ्रू एयर जो है वो नहीं ले पाएगा। जब वो एयर नहीं ले पाएगा तो रेस्पिरेशन की फिनोमेना जो है वो बंद हो जाएगी, और उसके लिए सर्वाइव करना जो है मुश्किल हो जाता है। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अब हम स्टेम्स की बात कर लेते हैं। हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो स्टोमेटा होता है, वो तो आपको पता ही है। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स की फॉर्म में होते हैं, उनमें उनकी जो स्टेम्स भी होते हैं जो ग्रीन होते हैं अक्सर। तो उनमें भी क्या होता है,
स्टोमेटा मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम ऑफ अ हर्बेशियस प्लांट थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। इस तरह से और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। ठीक है ना। तो यहां पर रेस्पिरेशन स्टेम्स में क्या होता है, अगर आप हर्बेशियस प्लांट्स की बात करते हैं जिनके स्टेम्स अक्सर ग्रीन होते हैं, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा मौजूद होता है, जैसे लीव्स में मौजूद होता है। ये स्टोमेटा से ही रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। और अगर वुडी स्टेम हो, फिर द बार्क हैज लेंटिकल्स। ओके, द बार्क हैज लेंटिकल्स। बार्क जो होता है उसमें लेंटिकल्स मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये लेंटिकल्स जो होते हैं ये कोई आम चीज नहीं होते। ठीक है जी। ये लेंटिकल्स जो हैं ये आम चीज नहीं होते। दीज आर वन ऑफ मेनी रेज्ड पोर्स इन द स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट। एक वुडी प्लांट में ये रेज्ड पोर्स होते हैं, उभरे हुए पोर्स होते हैं, दैट अलाउज गैशियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज। और ये गैशियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो मैं आगे चलता हूँ। ये मैंने अभी जो बताया आपको रेस्पिरेशन इन स्टेम्स बताया। प्लांट्स का केस हम स्टडी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन रूट्स हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन इन स्टेम हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो लीव्स जो हैं वो तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में, कि रेस्पिरेशन लीव्स में जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ओके, आपने 7th में शायद ये पहली बार पढ़ा होगा। स्टोमेटा जो है लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लीव्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये डिफ्यूजन से ये फिनोमेना जो है होता है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, नेट गैशियस एक्सचेंज इन द लीव्स। ओके, अब हम बात करेंगे नेट गैशियस एक्सचेंज इन द लीव्स। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं दिन के वक्त क्या होता है। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो लीव्स क्या करते हैं, द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट इनटू एयर। ठीक है। तो दिन के वक्त ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, leaves use some oxygen. Okay, leaves use some oxygen and rest of the oxygen diffuses out, वो जो है बाहर चला जाता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ये ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, वो लीव्स के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाती है और एटमॉस्फेयर में उसका लॉस हो जाता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिन के वक्त ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारे द्वारा, बाकी एनिमल्स के द्वारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं कि मौजूद होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के काम आता है। तो नेट एक्सचेंज जो है, नेट गैशियस एक्सचेंज इन लीव्स क्या हो गया, नेट गैशियस एक्सचेंज इन लीव्स, वो क्या हो गया, वो हो गया ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज डिफ्यूज आउट, ऑक्सीजन इज diffused out and
कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इन, है ना। तो ये नेट गैशियस एक्सचेंज है। तो दिन के वक्त की बात हमने की, दिन के वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में डंप कर दिया जाता है, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे होते हैं वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इन। ये नेट गैशियस एक्सचेंज है एट डे टाइम, ठीक है, दिन का। लेकिन अगर आप रात की बात करें, रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त सेकेंड टॉपिक है नाइट टाइम। रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो होता क्या है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो वो जो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में जो ऑक्सीजन होता है वो इट डिफ्यूजेज इन, है ना, वो अंदर की तरफ लीव्स जो हैं स्टोमेटा के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ फेंका जा रहा होता है। ऑक्सीजन जो है उसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी होती है, तो वो इट डिफ्यूजेज इन, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्या हो रहा होता है, इट डिफ्यूजेज आउट। ये रात के वक्त ऐसा हो रहा होता है। तो नेट गैशियस एक्सचेंज हम स्टडी कर रहे थे इन द लीव्स। तो डे टाइम हम बात कर रहे थे, डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड लीव्स यूज सम ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट। तो नेट गैशियस एक्सचेंज क्या हो गया, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इन। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है। तो इस समय क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है इट इज़ डिफ्यूज्ड इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट। तो इस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन का फिनोमेना जो है वो चलता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी। तो मैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन से ही सारा फिनोमेना जो है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता, रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं हो पाता, और रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं इन ह्यूमन बीइंग्स में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं हो पाता। और उसका नहीं हो पाने का बड़े सारे रीजंस में से एक रीज़न ये है, आप समझ सकते हैं कि हमारी सिर्फ स्किन जो है इट इज़ एक्सपोज टू एयर, है ना। तो लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पूरा सेल जो है, जिसमें सारे फंक्शन जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कुछ चलती हैं, वो सारा सेल जो है एक्सपोज टू एयर होता है। जब वो पूरा सेल जो है एक्सपोज टू एयर होता है तो वहाँ पर रेस्पिरेशन जो है डिफ्यूजन से हो जाती है। लेकिन हमारे केस में जब हम अपने केस को स्टडी करते हैं उसमें ऐसा होना जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है जी, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारा सिर्फ स्किन का भी बाहर वाला हिस्सा जो है इट इज़ एक्सपोज टू एयर एनवायरनमेंट। So diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of large multicellular organisms like human beings and other multicellular organisms जिनके बारे में आप जानते हैं dogs, cats, elephants, ठीक है ना। तो because the volume of human body is so big or volume of other animals is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of the human body quickly. So diffusion, तो मैं बोल सकता हूं कि डिफ्यूजन जो है इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ये आपने बात याद रखनी है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। तो मैं बताऊं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारे, ये पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं डिसिप्लिन के साथ, एक दूसरे के साथ सिमेट्री बनाकर, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ जो है वो चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे इसमें मेन ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेशन के, वो नोज़, ओके, नेजल पैसेज, ओके, फिर उसके बाद आता है जी विंड पाइप, इसको वी कॉल ट्रैकिया।
विंड पाइप भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद लंग्स, फिर उसके बाद डायफ्राम। ठीक है जी। तो देखिए नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम, ये सब जो है ये मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है जी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे आपको मैंने बताया नोज से शुरू होता है, और आपको मैं बताऊं द एयर अराउंड अस इट कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी और पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। तो हमारा नोज जो है ये उनके लिए फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज, द एयर गोज इनटू नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज जो है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, जो नेजल पैसेज है, इट इज लाइंड विद फाइन हेयर, बारीक पतले पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर ही है इनफैक्ट, और म्यूकस होता है उसके साथ। तो जब आप देखते हैं कि डस्ट जो है वो अंदर की तरफ जाती है, तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिनके ऊपर म्यूकस लगा होता है, ये उन डस्ट को एंट्रैप कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप किसी पोल्यूशन वाली जगह पे खड़े होते हैं, पोल्यूशन वाली जगह पे क्या हो जाता है, ज़्यादा होती है, तो जब हम इनहेल करते हैं एयर, तो उस एयर के साथ वो डस्ट भी हमारे नेजल कैविटी में एंटर कर जाती है, और वहाँ पर सिंस ये हेयर होते हैं, तो म्यूकस जो है उसके साथ ये डस्ट चिपक जाती है। और आपने ये नोटिस किया होगा उसी कारण से क्या होता है, हमारा जो नाक होता है ये ब्लॉक हो जाता है ना। आपको सुबह उठकर नाक साफ करना पड़ता है, दिन में 2-3 बार। जो लोग पॉल्यूटेड एरिया से गुजरते हैं उनको 2-3 बार अपना नाक जो है वो साफ करना पड़ता है। खैर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। Okay, when air passes through the nasal passage, the dust particles and other impurities present in it are trapped by nasal hair and mucus, so that clean air goes into the lung. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो जो आगे जो हवा जाती है वो साफ एयर होती है। खैर मैं फिर आपको बताऊं, वो साफ इतनी भी नहीं होती है, उसमें सिर्फ डस्ट वगैरह जो है वो फिल्टर हो चुका होता है, बाकी चीज़ें जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं। खैर मतलब बड़े पार्टिकुलेट मैटर जो है वो फिल्टर हो जाता है, बाकी चीज़ें जो है जो गैशियस फॉर्म में होती है वो अक्सर आगे एंटर कर जाती हैं। ओके, द पार्ट ऑफ थ्रोट। तो यहां पर एक और पार्ट की हम बात करेंगे, फेरिंग्स की। फिर हवा आगे की तरफ मूव करती है और माउथ और द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड बिन पाइप, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, वहां पर पहुंचती है। अच्छा, फ्रॉम नेजल पैसेज क्या हुआ, जब एयर एंटर करती है फेरिंग्स में, तो उसके बाद इट देन गोज इनटू द विंड पाइप, जिसको आप ट्रैकिया बोलते हो। तो उसके बाद ये कहां पर मूव कर जाता है, ये ट्रैकिया में मूव कर जाता है। ट्रैकिया, मैं आपको इसको इस तरह से बताऊं, ये जैसे इस तरह से पाइप है, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं ना, ये विंड पाइप है। और इस विंड पाइप के ऊपर आप देखना इस तरह से ये छोटे, ताकि ये क्लैप्स ना करे, इनको सपोर्ट देने के लिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कार्टिलेज के। ओके, ताकि जैसे ये मैं आपको इस शेप को अगर डिस्क्राइब करना हो तो ये थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती होती है। जैसे आपके किचन में सिंक के नीचे एक पाइप होती है जिसमें इस तरह के रिंग्स बने होते हैं, है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती, देखने में उससे मिलती जुलती पाइप, सेम नहीं होती है लेकिन उससे मिलती जुलती पाइप होती है। तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो कैसी होती होगी। खैर ये जो रिंग्स हैं ये मैंने बताया कार्टिलेज के बने होते हैं, सॉफ्ट बोन के बने होते हैं। ठीक है। और ट्रैकिया जो है वो इट रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, इसको 2 पार्ट्स में बंटना होता है, क्योंकि आपको पता है 2 लंग्स होते हैं, एक यहाँ पर होता है लंग आपके, एक यहाँ पर होता है, 2 लंग्स होते हैं। तो ये ट्रैकिया जो है आगे 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। और ये जो है ओके, इनको वी कॉल ये देयर आर 2 स्मॉलर ट्यूब्स जिनको हम बोलते हैं, वी कॉल देम ब्रोंकाई। हम कहते हैं इनको, ट्रैकिया जो है वो किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई में। ओके, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, मैं आपको बताऊं, द ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स। ये ब्रोंकाई जो है मैंने अभी आपको बताया, ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। और द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, जिसको थोरैकिक कैविटी भी बोलते हैं। लंग्स कहाँ पर होते हैं आपको पता होना चाहिए, लंग्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं थोरैकिक कैविटी में। ठीक है।
जिसको सिंपली अगर आपने बोलना हो तो चेस्ट कैविटी आप बोल सकते हो, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, इस तरह से होता है थोड़ा सा ना, इसके ऊपर की तरफ लंग्स होते हैं, इसके नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसके ऊपर जो है वो मैंने आपको बताया लंग्स होते हैं, उसके नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी होती है। ये एक मस्कुलर पार्टीशन है, इसको वी कॉल इट डायफ्राम। हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डायफ्राम, आई एम सॉरी, डायफ्राम। ओके, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट डायफ्राम। सो ये ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है ब्रोंकस। ब्रोंकस इसका जो है ना वो सिंगुलर होता है। तो चलते हैं आगे। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल्स। तो आगे जो ब्रोंकस है वो किसमें, वो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में बट जाता है, जिनको हम कहते हैं वी कॉल देम ब्रोंकाइल्स। ठीक है जी, ब्रोंकाइल्स। और हर ब्रोंकाइल के एंड में द पाउच लाइक एयर सैक इज प्रेजेंट, अ पाउच लाइक एयर सैक इज प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं वी कॉल इट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ओके। मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिए। नोज से नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज से फेरिंक्स, और फेरिंक्स से जो है वो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैवल, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैवल करते हुए ये दो डिविजन्स में जिनको हम, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई जो है आगे छोटे छोटे ब्रांचेस में बटी होती है जिनको हम ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। ब्रोंकाइल्स के एंड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब यहां तक तो हवा पहुंच गई, लेकिन आगे का पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, यही हवा जो है इसमें से ऑक्सीजन जो जरूरत है जिसकी, उसको एल्वियोलाई का जो इनर लाइनिंग होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो इनर लाइनिंग जो होती है इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है ना। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई मैंने बताया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप देखिए ये एक विंड पाइप है, ये ब्रोंकाई है। अब ये आगे जो है फर्दर बहुत छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स में, ब्रांचेस में बटे हुए हैं, और हर ब्रांच के बाहर ना एक ऐसे करके एयर सैक होता है, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वाले, उसकी खास बात ये होती है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके साथ में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड होता है ऑफ कोर्स। तो वो ब्लड जो है, ये ऑक्सीजन जो जिसको ये एब्जॉर्ब करती है वो डायरेक्टली डंप इनटू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड जो है उसी ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देती हैं। इट इज इन द एल्वियोलाई दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, एल्वियोलाई में ही सारा गैसियस एक्सचेंज जो है होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नोज से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से होता हुआ ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकाइल्स, और ब्रोंकाइल्स के एंड में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिनकी इनर लाइनिंग जो है इस तरह की होती है, पतली इनर लाइनिंग होती है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इनके ये दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ब्लड में ये सारा ऑक्सीजन जो है चला जाता है, और फिर ब्लड से ही इस ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, गैसियस एक्सचेंज के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन हो गया, एल्वियोलाई हो गया। सबका रोल है, हर पार्ट का रोल है, लेकिन लास्ट वाला पार्ट जो है उसका इंपॉर्टेंस यहां पर सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है। व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं, आपका डायफ्राम जो है, जो इस तरह का होता है, वो इस तरह का हो जाता है। ठीक है जी। व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स, हमारे रिब्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, व्हेन वी ब्रीद इन, ये है क्या, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, वी लिफ्ट आवर रिब्स
and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger. और chest cavity जो है, and the chest cavity becomes larger. ठीक है, because of this, और इसी के कारण क्या होता है, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. और इस तरह से क्या होता है, वो जो एयर जो अंदर की तरफ गई होती है लंग्स में, एंड इट फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, इस तरह से वो एल्वियोलाई जो है हवा से भर जाता है. और आपको मैं बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया, एल्वियोलाई जो हवा से भर चुकी होती है, सराउंडेड किससे घिरी हुई होती है, बाय थिन ब्लड वेसल्स. इन थिन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम कैपिलरीज. इनको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं. ये ब्लड को कैरी करते हैं. तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है, सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई वॉल्स इनटू द ब्लड. इस तरह से वो एल्वियोलाई से किस में चले जाते हैं, वो ऑक्सीजन diffuses out into blood, है ना, diffuses out from the alveoli walls into the blood. अब ये ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड जो होता है, अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, दिस ऑक्सीजनेटेड, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, is carried to all the parts by the blood vessels, है ना. ब्लड वेसल्स के थ्रू इसको डिफरेंट पार्ट्स तक घुमा दिया जाता है. एज द ब्लड passes through the tissues of the body, the oxygen present in it diffuses into the, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है is circulated and different cells, वैसे टिश्यूज लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन आप सेल्स लिखिए. डिफरेंट सेल्स absorb this oxygen. अब the oxygen combines with digested food. ये ऑक्सीजन जो है, it combines with digested food present in the cells to release energy. ये digested food के साथ, आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही ऑक्सीजन जो है वो digested food के साथ कंबाइन होता है और फिर वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है. यहाँ पर कैसे होती है वो आपको मैंने बड़ी बार बताया हुआ है. ये एनर्जी जो है रिलीज़ कैसे होती है आपको मैंने बताया, वो डाइजेस्टेड फूड जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बर्न करता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. और इस एनर्जी के रिलीज़ होने के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है. ये एक गैशियस वेस्ट है और फिर इस गैशियस वेस्ट को वापस इट इज़ डिफ्यूज्ड इनटू व्हिच is diffused into the blood. ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, अब क्या होता है, आगे फिर वही फिनोमेना शुरू होता है. ब्लड जो है क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाता है. लंग्स में जो एल्वियोलाई होती हैं, जैसे इनर लाइनिंग जो होती है वो क्या करती है, एल्वियोलाई की, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है. जो आउटर लाइनिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है. इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में आ जाती है. ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोलाई. व्हेन वी ब्रीद आउट एयर, और जब हम व्हेन वी ब्रीद आउट एयर, तो जब हम सांस छोड़ते हैं, द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स स्मॉलर. इस तरह से क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो छोटी हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड बिकम्स स्मॉलर. दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई होती है उसको एक पुश मिलता है और वो एल्वियोलाई से लंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से होते हुए नॉस्ट्रल से हमारी बॉडी से इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी. मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भरा और एल्वियोलाई में पहुंचा. एल्वियोलाई की वॉल जो थी उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और
उसके साथ ही जो ब्लड वेसल्स थी उनमें वो ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन जो है डिफरेंट पार्ट्स तक सर्कुलेट कर दिया गया, टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स ने उस ऑक्सीजन में उस ब्लड में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर दिया और अंदर वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया गया। रेस्पिरेशन हुई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एनर्जी के साथ। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस सेल्स की वॉल से इट इज़ थ्रोन आउट इनटू द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में डंप कर दिया जाता है। ब्लड वेसल से वो वापस लंग्स की तरफ रश किया जाता है। एल्वियोलाई की बाहर वाली लाइनिंग जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और फिर वो एल्वियोलाई में एंटर करते हुए ब्रोंकाई से लंग्स में पहुंचती है और फिर ब्रोंकाई से होते हुए वो वापस रिवर्स में वो फिनोमेना चलता है और नेजल कैविटी से नॉस्ट्रल से इसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जब हम इनहेलिंग करते हैं, हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, ओके। और जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वापस जो है वो हमारी जो डायफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। जब हम सांस लेते हैं, आपने सुना होगा योगा में भी जब योगा करते हैं हम तो हमें बोला जाता है कि हमें सांस अंदर की तरफ लेनी है और बोला जाता है थोड़ी देर के लिए हमें सांस रोकनी है। तो जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हो और सांस थोड़ी देर के लिए रोकते हो तो वो जो आपने एयर जो आपकी बॉडी के अंदर गई लंग्स में, उसको सफिशेंट टाइम मिलता है आपके लंग्स की जो एल्वियोलाई की जो इनर लाइनिंग होती है उसको आराम से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कहने का मतलब ये है कि सफिशेंट टाइम चाहिए होता है एल्वियोलाई को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर फेंक दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। अब ये तो एक बात होगी। अब हम बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ ब्रीदिंग की। रेट ऑफ ब्रीदिंग मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए थ्योरेटिकल है अब ये सारा पोर्शन, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ जल्दी आ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पंप्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी, ठीक है ना, एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रीदिंग के कारण क्या होता है, ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग इसमें होता क्या है, पंप्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स या पंप्स आउट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रीदिंग एक इनवॉलंटरीली परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी है। ये मैं आपको पहले ही ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस में मैंने बताया। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, बट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग इज controlled by what? By brain इसको कंट्रोल करता है। और एवरेज ब्रीदिंग रेट जो है इन एन एडल्ट ये 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है। एक मिनट में 15 से 18 टाइम एक बंदा जो है, एक एडल्ट जो है वो ब्रीथ करता है, ठीक है जी। और दिस ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। और जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे अगर आप दौड़ते हैं तो ये ब्रीदिंग का फिनोमेना फास्ट हो जाता है, सांस तेज चलती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताऊं, दिस ब्रीदिंग रेट इंक्रीज विद इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन, अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। जब आप तेज़ भागते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, आपकी एनर्जी की खपत भी ज़्यादा हो रही होती है, तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब आप ज़्यादा सांस लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको पूरा करने में हेल्प करती है। मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है, ओके। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल सब्सटेंस है, कंपाउंड है।
तो जब ये सेल्स में पहुंचता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ओके, तो वो जो ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं कि ये कैरियर है किसका, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? एक कंपाउंड बनाकर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जो सेल के अंदर ऑक्सीजन अलग कर देता है, और उसी ऑक्सीजन का सेल में रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी जो है, मतलब एक इंसान जो है, अगर सपोज करो, आपने सुना भी होगा कई बार, क्या होता है, ये सुनने में आता है, हम छोटे थे तो एक दो बार हमने सुना कि किसी घर में कोई लोग जो है वो खिड़कियां अगर बंद करके सोते हैं तो सुबह जो है उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं। ठीक है ना? कैसे ऐसे होता है? क्योंकि कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हम सर्दी वाले इलाके में रहते हैं तो लोग यहाँ पर रात को कुछ ना कुछ जलाते हैं, पहले जलाया करते थे कुछ ना कुछ। तो जब जलाते हैं और खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है आगे जाकर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है किसका, किसकी फॉर्मेशन करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। और स्टेबल कंपाउंड है इसीलिए क्या होता है, बॉडी में जब ये अंदर एंटर कर जाता है तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बन जाते हैं और इंसान की अंदर डेथ हो सकती है। हो सकती क्या, हो जाती है, अगर थोड़ी देर के लिए भी इस तरह से ये फिनोमेना चलता रहे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता रहे। तो रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग जब भी पढ़ा करें तो लेक्चर शुरू होते ही आपके हाथों में पेन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए और सामने एक बुक खुली होनी चाहिए जिसमें से आप डायग्राम्स वगैरह देखकर जो है वो अच्छे से समझ सकें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि थ्योरी वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन फैक्ट ये है कि थ्योरी वाला पोर्शन जो हम इस समय पढ़ रहे हैं ये बेसिकली हमारे शरीर से रिलेटेड है, और हमारे शरीर से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो बोरिंग नहीं हो सकती, वो अक्सर इंटरेस्टिंग होती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए, घर के अंदर रहिए। बाय।